हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज का 8 अक्टूबर का करंट अफेयर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहले हाईलाइट देख लेते हैं क्या क्या इनपुट है। कि अभी जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है फिजियोलॉजी का मेडिसिन के अंदर, उसके बारे में जानते हैं। जो 7 अक्टूबर को दिया गया था और 8 अक्टूबर को 6 अक्टूबर को दिया गया था और 7 अभी फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है वो भी अनाउंस हो गया है। वो हम लोग अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। और ये बिहार असेंबली इलेक्शन के बारे में जो अनाउंस किया गया है इलेक्शन कमीशन ने, कौन है तो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है तो गणेश कुमार। उन्होंने कहा कि 2 फेज़ के अंदर बिहार में इलेक्शन होंगे, 6 नवंबर एंड 11 नवंबर को होंगे और 14 तारीख को काउंटिंग होगा। कि 14 तारीख को पता चलेगा कि 14 नवंबर के कौन से हमारे सीएम बनेंगे। सोनम वांगचुक को सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट किया है और डिटेंशन के ग्राउंड पे। तो उन्होंने वाइफ ने एक हैबियस कॉर्पस फाइल की है सुप्रीम कोर्ट के, तो उसको देखेंगे कि क्या ग्राउंड रहता है। पीएम मोदी ने जो 9वां मोबाइल कांग्रेस को इनोग्रेट किया, कहाँ पे तो न्यू दिल्ली में। जो सेंटर प्लान कर रही है कि जो इंडिया का जो डेजर्ट है, डेजर्ट के जो कैमल है ड्यूलिंग जो है, कैमल का जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, लगभग 90% पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गया 75 के कंपेरिजन अभी देखिए, तो उसके बारे में है। फिर 6th एडिशन ऑफ द ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज किया गया है मुंबई के अंदर, उसको देखेंगे। फिर है कि जो फ्लड सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बिहार के अंदर, कौन सी रिवर के कारण, तो कोसी और महानदी रिवर जो है, तो इसके बारे में देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने अभी जो 2 तमिलनाडु के जो फ्रीडम फाइटर थे त्रिपुरी कुमरन और सुब्रमण्यम शिवा को एक ट्रिब्यूट किया है। ठीक है, लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंडियन एयरफोर्स हाल ही में जो अपना 93वां एनिवर्सरी मना रहा है, तो इसके बारे में देखेंगे। फिर है फिलीपीन ने एक जो ट्रायंगल लॉन्च किया है, ट्रायंगल कोलैप लॉन्च किया है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार चिकित्सा या शरीर विज्ञान के लिए या मेडिसिन के लिए कहिए, तो मेडिसिन के लिए किसे दिया गया है। तो ये 3 लोगों को दिया गया है। अब मैंने शॉर्ट वीडियो में भी कल अपलोड कर दिया था, आप शॉर्ट वीडियो में भी जाके देख सकते हैं उसके बारे में। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, कि किन किन लोगों को दिया गया है। तो कैटलीना कैरिको को दिया गया है, वाइसमैन और सिमोना सकागुची। किसको दिया है, मैरी ई ब्रांकाउ, फ्रेड रेम्सडेल और सिमोना सकागुची। तो बी ऑप्शन राइट आपका हो जाए कि जो ब्रांकाउ है उसको दिया गया है, रेम्सडेल को दिया गया हो और सिनोमा सकागुची जो है इनको दिया गया है। तो किन्हें किन्हें दिया था, मैरी ई बर्कनो, फ्रेडरिक रेमसेल और सिनोमा जो साइमन सकागुची है, इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया। और किसके लिए दिया गया है, तो इनको जो ये पुरस्कार दिया गया है, तो इन्होंने क्या खोज किया है, तो इनका जो खोज किया डिस्कवरी ऑफ द कंसर्न पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस जो है, इनके लिए ये अवार्ड दिया। किसके लिए, तो डिस्कवरी ऑफ द कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस सिस्टम जो किया गया उसके लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है, डिस्कवरिंग द पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। अगर इनके बारे में देखें तो मैरी आर जो ब्रांको है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये यूएसए के रहने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें रैम्सडेल की, तो रैम्सडेल भी यूएसए के रहने वाले हैं। और जो समाका जो साइमन सकागुची है, ये कहाँ के हैं, तो ये जापान के रहने वाले। तो इन 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन तीनों को 1/3 का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो जो नोबेल असेंबली ऑफ करालिंस्की इंस्टीट्यूट स्वीडन जो है, उसके द्वारा ये अवार्ड इनको दिया जाता है। ये देख लीजिए कौन कौन है, ये दोनों सकागुची है, इन लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। चलिए यही तीनों लोग हैं। फॉर द देयर डिस्कवरी ऑफ द कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून, द नोबेल असेंबली ऑफ द कैरिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव कितने चरणों में और किन किन तिथियों को कराया जाएगा। तो कब कराया जाएगा, तो 2 चरण में होंगे। कब को होंगे, 6 और 11 नवंबर को ये चुनाव होंगे। ठीक है, कब कब होंगे, तो 6 नवंबर और 11 नवंबर को ये चुनाव होंगे, 2 फेजेस में होंगे। इसका अनाउंसमेंट कब किया गया है, तो ये आपका अनाउंसमेंट जो है आपका 6 अक्टूबर को किया गया था। क्या 6 अक्टूबर को किया गया था, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और 11 फेज में होंगे। और वोटिंग का अगर देखें तो 14 नवंबर को काउंटिंग हो जाएगा। वहीं अगर यहाँ पर अगर हम बात करें कि बिहार असेंबली में जो इलेक्शन हो रहा है, तो 243 टोटल सीट्स हैं बिहार के अंदर। इसमें अगर देखिएगा तो लगभग 203 सीट जो है
आपका जनरल के लिए है, यानी जनरल कैटेगरी। 38 सीट जो आपका हो जाएगा एससी कम्युनिटी के लिए, और 2 सीट जो होगा आपका एसटी कम्युनिटी के लिए, ये रिजर्व रहते हैं। तो ये लगभग 243 सीटों पर बिहार का लेजिस्लेटिव असेंबली का जो होगा, आइए कौन से नंबर का इलेक्शन होगा आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन से नंबर का हो रहा है। 17वां जो विधानसभा इलेक्शन हो रहा है, 18वां हो रहा है या 20वां हो रहा है, क्यों कौन से नंबर का ये चुनाव हो रहा है, तो आप लोग ये बताइएगा, ठीक है। अगर वहीं जो हम अगर इसकी बात करें कि जो एसटी पॉपुलेशन की जो है कम्युनिटी के लिए, इनके लिए सीट रिजर्व किया गया कहाँ कहाँ पर है, तो एक कटिहार का है, कटिहार, और दूसरा आ जाएगा आपका बांका, ठीक है। तो कटिहार का कौन सा है, तो मनिहारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ इसके लिए रिजर्व है। और साथ साथ में बांका का अगर बात करेंगे तो बांका का आता है कटोरिया, कटोरिया कॉन्स्टिट्यूंसी, जो ये 2 सीट रिजर्व है एसटी कम्युनिटी के लिए, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कि एलिजिबल वोटर कितने हैं। 7.42 करोड़ एलिजिबल वोटर है। मैन उसके अंदर 3.92 है, वुमेन का उससे कम है। और ट्रांसजेंडर की अगर बात करें तो देखिए कि इसके इलेक्शन कमीशन के हिसाब से देखें तो टोटल कितने ट्रांसजेंडर वोटर हैं बिहार के अंदर, तो 1725 ट्रांसजेंडर वोटर हैं। वहीं पे अगर हम बात करें इसमें कि जो गैजेट कब लॉन्च किया गया था, तो 10 अक्टूबर से नॉमिनेशन क्लोज कब हो जाएगा, 17 अक्टूबर को हो जाएगा, और नॉमिनेशन जो 20 अक्टूबर का, यानी 2 फेज रखा गया है इसके लिए। शेड्यूल कास्ट के लिए जैसे बताई दिए ये होता है, और 3 जो है SC ST कम्युनिटी के लिए रिजर्व रखा गया है, ठीक है। और वहीं अगर हम विधान परिषद की बात करें तो काउंसिल में बिहार के लिए कितना सीट रखा गया है, और लोकसभा में कितना सीट है, और राज्यसभा में कितना सीट है। लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16, और काउंसिल में कितनी सीट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि काउंसिल में कितनी सीट है, ठीक है। 70, 75, 74 या 76, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि हैबियस कॉर्पस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो अवैध कराधान को रोकना, किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना, अभियुक्त व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, या चुनावों को नियंत्रित करना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। अभी हाल ही में जो सोनम वांगचुक की जो वाइफ है, उन्होंने एक पिटीशन दायर किया है कि वांगचुक को जो डिटेंशन किया गया है उनको किस बेसिस पर डिटेन किया गया है, ये जानने के लिए हैबियस कॉर्पस को लॉन्च किया गया। इनको जो लॉन्च किया गया था क्या, सोनम वांगचुक तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के थ्रू ये इन्हें 24 सितंबर को इनको डिटेन किया गया था। तो उसी के लिए इनकी वाइफ जो है गीतांजलि अगमो, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक PLI दायर किया, और उसके बाद गवर्नमेंट को जो इन्होंने कहा है कि भाई आप जो डिटेंशन है वो ग्राउंड बताइए, इसकी ओरली दिया गया है। यहाँ देखिए एक वर्ड लिखा है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। तो आप देखिएगा सॉलिसिटर जनरल कौन है इंडिया का, तो तुषार मेहता है, और कपिल सिब्बल जो है वो एडवोकेट हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें PT और इन सब के लिए जो न्यूज़पेपर का कैसे यूज़ कर सकते हैं, और जो न्यूज़पेपर का कैसे बेटर यूटिलाइजेशन करते हैं, तो इस तरीके से हमें करना है। यहाँ क्वेश्चन है ये हैबियस कॉर्पस का, ये डिटेंशन का, बट हमें क्वेश्चन देखना है कि जो पॉलिटी से जो स्टैटिक पोर्शन है उससे कैसे रिलेट करेंगे, तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो गीतांजलि लीगल सेंटर क्लेम किया है हैबियस कॉर्पस को, ठीक है। तो राइट आंसर इसका आपका ये हो जाए कि राइट आंसर इसका जो आपका देखेगा तो हो जाएगा तो प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी अगेंस्ट द अनलॉफुल डिटेंशन। तो राइट आंसर इसका B इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु विल बी इनोग्रेट द इंडिया मोबाइल कांग्रेस एशिया प्रीमियम टेलीकॉम टेक इवेंट। जो टेलीकॉम सेक्टर के लिए जो एक इवेंट होता है, बड़े लार्ज स्केल पे इवेंट होता है, तो हाल ही में ये लॉन्च किया गया है। तो इंडिया, तो यह कहाँ पर किया है, किसके द्वारा ये किया गया है, तो इसका राइट आंसर अगर देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नरेंद्र मोदी, मिनिस्टर ऑफ द कम्युनिकेशन, या CEO ऑफ एनी कंपनी। तो किसने किया है लॉन्च ये, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया। और कहाँ पर किया है, ये न्यू दिल्ली में किया है। कहाँ पर, न्यू दिल्ली में किया है, ताकि जो आपका जो कांग्रेस जो इसे जो टेलीकॉम सेक्टर का जो इवेंट वगैरह है उसको प्रमोट किया जा सके, और जो इंडिया का जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है इसको भी प्रमोट किया जा सके, इसके लिए चीज़ किया गया है। ड्यूरेशन क्या है, 4 दिन का ड्यूरेशन है। यहाँ पे जो
4G टेक्नोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ऑप्टिकल फाइबर, साइबर सिक्योरिटी और इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। लगभग 400 से ज़्यादा कंपनी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एम क्या है कि स्ट्रेंथन इंडिया लीडरशिप इन ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कि इंडिया का एज ए लीडर डेवलप करना है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, ये सारा है। तो ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया किसके द्वारा, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड सेलुलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी इन दोनों के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, और ये कौन सा नंबर का है, तो 9th मोबाइल कांग्रेस हुआ है अक्टूबर में। कहाँ पर है, तो लार्जेस्ट टेलीकॉम इन एशिया टेलीकॉम इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया है अभी हाल ही के दिनों में। अगर इसकी थीम की बात करें तो थीम क्या है, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। क्या है, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म इसकी थीम है, हाईलाइटिंग द इंडिया रोल इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मछली पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता एनएससी नेशनल कैमल्स जो सर्वे इंस्टीट्यूट से शुरुआत किया गया है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भारत में ऊँट की जनसंख्या के गिरावट में रोकना। तो राइट आंसर इसका है कि भारत में जो अभी देखिएगा तो लगभग जो 90% के जो ऊँटों की पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो गया है, इसलिए ये गवर्नमेंट के द्वारा ये कदम उठाया गया है ताकि उनका प्रोटेक्शन किया जा सके। कौन सा, तो नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी। और देखिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग जो है उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या कोलैबोरेशन है। जैसे लिखे कि डिक्लाइन फ्रॉम 11 लाख था 1977 के अंदर, अब 2.52 लाख ही 2019 में रह गया। राजस्थान गुजरात में लगभग 90% कैमल की अगर देखें जनसंख्या वहाँ पे मिलती है। सर्वाइवल क्राइसिस है, सोशियो इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है, इन सारी कारण के वजह से इनका जनसंख्या धीरे धीरे घट रही है। ठीक है, और इसमें क्या करना है, तो एफओ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है, इन रूरल डेवलपमेंट और टूरिज्म सेक्टर, इन सारे लोगों के कोलैबोरेशन के साथ इसको बचाने की बात चल रही है। तो ये देखिए ये हमारे रेगिस्तान के राजा इन्हें कहा जाता है। अगला है जो 6th ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2000 भारत के किस शहर में आयोजित हो रही है, तो कहाँ पर किया जा रहा है, बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली या हैदराबाद। तो ये मुंबई में किया जाता है। जो ये क्या है, ग्लोबल फिनटेक सिटी क्या होता है, मतलब ये होता है कि आपका जो ग्लोबल फिनटेक है कि फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड जो भी मार्केट है, फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कहिएगा, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सेक्टर है उसको कैसे बूस्ट किया जा सके, उसको कैसे प्रमोट किया जा सके, इसके बारे में। तो ये कहाँ पर हुआ है हाल ही में, तो मुंबई में इसका मीटिंग अभी हुआ है। यहीं पे जो हमारे जो ब्रिटेन के, यूके के जो प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी जो स्टेमनर है, और साथ में प्रधानमंत्री मोदी जो है, ये दोनों भी यहाँ पर आएंगे और एक की नोट वगैरह जारी करेंगे, दोनों डेवलपमेंट के लिए कैसे प्रमोट किया जा सके, इन सारी चीज़ों को लेके। और थीम इसका जो रखा गया है, एम्पावरिंग फाइनेंशियल फॉर बेटर वर्ल्ड पावर बाय एआई, तो एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम कैसे बेटर वर्ल्ड बना सकते हैं, इसके बारे में ये लॉन्च किया गया। और जो इनोग्रेशन किसके द्वारा किया गया, तो ये हमारे जो मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उसके द्वारा ये इनोग्रेट किया गया है। ठीक है, वेन्यू ड्यूरेशन बस 3 दिन का होगा, जिससे कि अट्रैक्शन क्या रहा है, जो एआई जोन वगैरह है, निवेदिता है, एनपीसीआई है, क्योंकि जैसे यहाँ पर हमें फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि फाइनेंशियल पेमेंट वगैरह कैसे, इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जा सके, उनको इनोवेट कैसा किया जा सके, ये सारी चीज़ें हैं। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एनवी इंडिया जो है, इनका रोल इंपॉर्टेंट रहता है इन सारी चीज़ों में। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्कशॉप होगा, हैकाथन होगा, इन्वेस्टमेंट पिच, फिनटेक अवार्ड और इनोवेटिव, ये सारे प्रोग्राम यहाँ पर कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कोसी नदी कहाँ गंगा से मिलती है, तो बिहार में कोसी नदी कहाँ से, पटना में, भागलपुर में, कुर्सेला, कटिहार या पूर्णिया। तो राइट आंसर जो कुर्सेला का। ये क्वेश्चन लेने का ये कारण है कि अभी जो महानदी महानंदा और जो कोसी की अगर बात करिएगा तो बहुत अपने चरम सीमा पर पड़े, इनका जो वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़े, तो बाढ़ आने की खतरा मंडरा रही है। इसी को देखते हुए ये क्वेश्चन बनाया गया था स्टैटिक पोर्शन में। ठीक है, ये बिहार के रिवर सिस्टम को अगर देखें तो यहाँ से देख लीजिएगा कि ये बीचों बीच से तो गंगा बहती है। ठीक है, ये गंगा हो गया, और इधर से करमनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय। ठीक है, और इधर अगर हम बात करें तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। जो ईस्टर्न मोस्ट रिवर आपका यहीं से है, ये वेस्टर्न मोस्ट रिवर कहिएगा। और ये जो है आपका गंडक,
गंडक रिवर एक बाउंड्री बनाती है, घाघरा रिवर भी यूपी और बिहार के बाउंड्री पे जाती है, और कर्मनासा रिवर भी यूपी और बिहार के बीच में एक बाउंड्री का काम करते हैं। और सोन रिवर जो है साउथ इंडिया का सबसे बड़ी रिवर मानी जाती है, और इधर का ये सारी रिवर जो है गंगा में मिल जाती है। और ये जो एरिया है, इन सारे एरिया को फर्टाइल लैंड कहते हैं। ये आपका फ्लड प्रोन एरिया है, और ये आपका ड्राउट प्रोन एरिया रहता है। ठीक है, ये इधर हिमालय रीजन आ जाता है आपका। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन देखिए, जो ये जो हिमालय जो गंगा रिवर है, सॉरी कोसी रिवर, तो कहाँ से निकलती है? तिब्बत हिमालय से निकलती है या नेपाल हिमालय से निकलती है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे है तिरुपुर कुमरन और सुब्रमण्यम शिवा, जिनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी है, किस भारतीय राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो कहाँ के ये रहने वाले थे? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो कहाँ के रहने वाले थे? तो ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। कहाँ के? तमिलनाडु के रहने वाले थे ये दोनों। ठीक है, इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। जो तिरुपुर कुमरन के बारे में देखें तो ये इरोड जो तमिलनाडु है वहाँ के रहने वाले थे। इन्होंने एक देशा बंधु यूथ एसोसिएशन को फाउंडेशन किया। क्या? देशा बंधु यूथ एसोसिएशन इनको फाउंडेशन। ये इंस्पायर थे किससे? महात्मा गांधी से। फिर की कंट्रीब्यूशन किया तो पार्टिसिपेशन किया था कहाँ पे? तो नेशनल फ्लैग जो होल्डिंग कर रहे थे ब्रिटिश के अगेंस्ट, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी। सुब्रमण्यम शिवा की अगर बात करें तो ये जो डिंडीगुल मदुरई है तमिलनाडु, वहाँ पे इनका रिटर्न होता है। इनके द्वारा एक बुक लिखा जाता है रामानुजा विजयम या माधवम विजयम। ये दो बुक इनके द्वारा लिखा गया। तो इन दो बुक को आप लोग याद रखें कि रामानुजा विजयम और माधव विजयम इनके द्वारा लिखा गया। तो इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और गांधीयन और वीएन चिदम्बरम पिल्लई जो है, इनसे ये इन्फ्लुएंस थे। तो ये दो चीज़ों का याद रखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना ने किस दिन को मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 15 जनवरी, 26 जनवरी, 8 अक्टूबर या 4 दिसंबर? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कब? तो 8 अक्टूबर को नेवी डे मनाया जाता है। क्या? नेवी डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को आपका एयरफोर्स डे मनाया जाता है, और 15 जनवरी को आपका जो आर्मी डे मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन जो के.एम. करियप्पा थे, उन्होंने चार्ज, इंडियन पहले जनरल थे जिन्होंने चार्ज लिया था, इसके उपलक्ष्य में ये बनाया जाता है। तो अभी हाल ही में जो 93वां 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना की गई थी एयरफोर्स की, और अभी जो हाल ही में जो एयरफोर्स डे मनाया गया है 93वां। इंडियन आर्मी अगर देखिएगा तो 15 जनवरी को क्या था ये मार्क, जब फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ बना था। ठीक है, इंडियन नेवी जो 4 दिसंबर को मनाया जाता है सक्सेसफुल ऑपरेशन ड्यूरिंग द जो 1970 वॉर हुआ था कराची के जो पाकिस्तान के साथ, तो बांग्लादेश जो सेपरेशन हुआ था, तो इसी के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। रिपब्लिक डे में 26 जनवरी को मनाया जाता है। आप लोग पता ही है, यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह किए जाते हैं। अगला है द कोरल ट्राइंगल ऑफन कॉल्ड द अमेजन ऑफ द सीज known for its being richest marine ecosystem, which of the following country is not part of the coral triangle? कोरल ट्रायंगल का कौन सा पार्ट नहीं है? इंडोनेशिया, फिलीपीन, मलेशिया, ये तीनों है, बट इंडिया इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, जो 3 क्वार्टर से चला यहाँ पे वर्ल्ड कोरल सबसे ज़्यादा मिलता है, फिशरी होता है बहुत। 6-7 मैरीटाइन टर्टल स्पीसी यहाँ पे पाए गए हैं। कोरल ट्रायंगल कौन कौन है? फिलीपीन, सोलोमन आइसलैंड और तिमोर लिस्ट, इसको भी कवर किया गया है। और इंडोनेशिया, मलेशिया और पपुआ न्यू गिनिया जो है इसके मेजर कंट्रीब्यूटर देश हैं, इंडोनेशिया, फिलीपीन और मलेशिया। तो देखिए ये जो कोरल रीफ होता है, ये कोरल ये एक अच्छा कोरल रीफ है। ये कोरल रीफ कब आता है? ये जो वाइट देख रहे हो ये कोरल ब्लीचिंग है, कोरल ब्लीचिंग हो गया, यानी कि कोरल का डैमेज हो गया। और ये इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है, जो कि एक तरह का मजबूती प्रदान करते हैं। और ये एक जो मैरीन बायोडाइवर्सिटी है, मैरीन बायोडाइवर्सिटी, इसको इम्प्रूव करने का काम करते हैं। वहीं पर अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, तो बताइएगा। कि मैं बता देता हूँ ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया में किस लोकेशन पे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कहाँ पर है, तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं, आज का वीडियो ये ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।